हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनसाइट हब 9th and 10th क्लास। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड वीडियो शूट करने जा रहे हैं। आप लोग देखो, पिछली बार हमने पूरा लिखाया हुआ, इस बार भी लिखाएंगे पूरा। मैक्सिमम 2 या 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। जो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ यही आपको करने हैं। पिछली बार हमने किया था, मैं एक बार रिकैपिटुलेट करा देता हूँ हल्का सा, कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें से अगर करंट पास हो रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक जो फील्ड बनेगा उसका नेचर क्या है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये हमने पिछली बार बताया था। ठीक है, तो 3 फैक्टर थे मेनली जिन पर ये डिपेंड करता है। 3 क्या 2 ही फैक्टर मान के चलो आप। एक तो क्या था कि जितना ज़्यादा करंट इसके अंदर पास होगा, और हम फैक्टर ध्यान रखना, मान लो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना चाहते हैं हम यहाँ से, क्योंकि वायर तो यहाँ पर है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम यहाँ पर कंपास रखते हैं, यहाँ रखते हैं या यहाँ रखते हैं। पहले हम फिक्स पॉइंट पर कंपास रखते हैं, इस पॉइंट पर कंपास रखते हैं ए पर, और हम क्या करते हैं इसके अंदर करंट की अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं, तो ऑब्वियसली कंपास का डिफ्लेक्शन भी एकदम तुरंत बढ़ जाएगा। बहुत तेज़ी से कंपास क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, अगर जैसे जैसे करंट आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द करंट। मोर इज द करंट, मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये कराया था। अब क्या करते हैं हम कि करंट तो उतना ही रहने देते हैं जितना पहले था, कि ए पॉइंट ये था और बी पॉइंट यहाँ था। पहले कंपास यहाँ रखते हैं, फिर कंपास यहाँ रखते हैं, और दोनों के इफेक्ट देखते हैं कि किस में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, किस में ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रही है। तो ऑब्वियसली जितना पास में होगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, जितना दूर होगा उतनी कम डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अब क्या हो गया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मोर द डिस्टेंस लेसर इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो 2 फैक्टर थे जिन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तीसरी बात, हम इसकी डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे। अच्छा, नेचर क्या हो गया इसका, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या हो गया, ऐसे सर्कुलर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, सर्कुलर इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। किस फॉर्म होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सर्कल के अंदर ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, और पहले क्या होगा, बहुत ही क्लोज होगी, ऐसे बहुत ही क्लोज होगी। फिर क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ना बढ़ती जाएगी ऐसे। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, थोड़ी कम होती जाएगी। पास में होगा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इन्हीं को तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं हम, जो बन रही है चारों तरफ। ये था। अब हम इसकी डायरेक्शन कैसे मेजर करेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, या एक मैक्सवेल स्क्रू रूल भी होता है। मैक्सवेल स्क्रू रूल ये भी होता है इसकी डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए। किसकी डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे, राइट हैंड थंब रूल क्या है कि आप क्या करो कि होल्ड अ कंडक्टर, जैसे मान लो यही कंडक्टर है, इन योर राइट हैंड, ये राइट हैंड है, होल्ड अ कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज पॉइंटेड बाय योर थंब। करंट की डायरेक्शन किधर हो, जिधर थंब है। देन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय वेयर योर फिंगर इनसर्कल्ड। जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर इनसर्कल्ड हो रही है वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। समझ रहे हो, जैसे ऐसे हो रही है ना, फिंगर ऐसे है ना, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी, अगर करंट ऊपर जा रहा है।
अगर करंट ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक मैं और एग्जांपल देके समझाता हूँ इसको, सिंपल सा। देखो ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। ये आपका मान लो ये आपका कोई वो है वायर ऐसे पड़ा हुआ है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब ये बताना है कि इसके अंदर डायरेक्शन क्या होगी और इस वायर के बाहर डायरेक्शन क्या होगी। अगर करंट ऐसे जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इनसाइड द वायर क्या डायरेक्शन होगी और आउटसाइड द वायर डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। समझ रहे हो? तो अब देखो, अब समझो इसे। मान लो इतना पोर्शन स्ट्रेट में ले लो आप, ठीक है, इतना पोर्शन स्ट्रेट में ले लिया और करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। ये पॉइंट था हमारा, क्योंकि वायर पे भी एक तो पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है, उसी के चारों तरफ करंट को देखना है, मैग्नेटिक फील्ड को देखना है उसी के चारों तरफ। अब करंट जा रहा है ऐसे, ऊपर की साइड जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ध्यान दो इधर, ऊपर जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो आपका वायर हो गया, ये वाला जो करंट नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, ये पोर्शन वायर के बाहर है या अंदर है? बाहर है। और ये पोर्शन अंदर की तरफ जा रहा है, जो वायर के अंदर है बाहर है? अंदर है। तो अब यहां से लेकर के ऐसे करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये पोर्शन मान लो ए है और ये पोर्शन बी है, तो ये मान लो ए पोर्शन है और ये बी पोर्शन है, ऐसे इधर की तरफ ऐसे ऐसे आया और ऊपर से ऐसे गया। समझ रहे हो? तो अब एक बात बताओ, ए पोर्शन पर, यहां पर ये जो पोर्शन लगा हुआ है, ये बी पोर्शन है ये वाला, इस पोर्शन पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो इनटू द पेज आ रहा है या आउट ऑफ द पेज आ रहा है? आउट ऑफ द पेज आ रहा है ना, जैसे उंगली ऐसे आ रही है ऐसे बाहर। समझ रहे हो? और मैं अगर इसी को ऐसे कर देता हूं अंदर, तो ये इनटू द पेज होगा अंदर साइड में या आउट ऑफ द पेज होगा? ये पोर्शन उंगली अंदर जा रही है तो ये इनटू द पेज हो गया, और वायर के बाहर क्या हो गया? आउट ऑफ द पेज हो गया। समझ रहे हो? तो इसकी डायरेक्शन इनसाइड क्या होगी? इनटू द पेज। आउटसाइड क्या होगी? आउट ऑफ द पेज। या अगर मैं इसको डायरेक्शन के थ्रू लिखूं, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो वायर के अंदर क्या होगी? ईस्ट टू वेस्ट, और वायर के बाहर क्या होगी? वेस्ट टू ईस्ट। समझ रहे हो? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। इस तरीके से आपको क्या नाम है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए। एक नंबर का आता है, ज़्यादा का नहीं आता हालांकि क्वेश्चन इस तरह का। लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो पार्ट होता है ना, वो यही होता है कि अगर कोई वायर टेबल पर पड़ी है, उसके अंदर से करंट पास हो रहा है, या कोई लाइन जा रही है, मान लो लाइन के अंदर से नॉर्थ टू साइड को उसके अंदर करंट पास हो रहा है, बताओ लाइन के एक साइड में करंट किधर, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा? अब यहाँ पर भी देख लो, ये लाइन है, समझ रहे हो, और नॉर्थ टू साउथ क्या नाम है, करंट जा रहा है इसके अंदर, तो मैग्नेटिक जो फील्ड बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा? तो ऑब्वियसली ऐसे करके देख लो इस तरीके से, तो आपका ये हो गया पोर्शन, ऐसे पोर्शन हो गया ये। ऐसे अगर भाई क्या नाम है, इसको लाइन को करता हूँ, यही पोर्शन हो गया एक तरह से, तो आपका एंटी क्लॉक होता है ऐसे, और इस तरह से सीधा जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से करंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आ सकता है। अब ये पोर्शन तो एक हो गया। अब मान लो ये स्ट्रेट कंडक्टर था, इसको मैंने सर्कुलर लूप में डाल दिया, इस कंडक्टर को सर्कुलर लूप में डाल दिया और करंट पास कर दिया इसके अंदर से। तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर आएगा और जो वायर पर आएगा, उसका नेचर क्या होगा? ठीक है, लिखो अब क्वेश्चन।
what is the nature of current magnetic field? What is the nature of magnetic field produced at the surface of circular wire? At the surface of circular wire and at the center of circular wire carrying current. Center of circular wire carrying current. दूसरा इसी में पार्ट, ऑन व्हाट फैक्टर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ वायर डिपेंड. ऑन व्हाट फैक्टर the magnetic field produced at the center of wire depends. मतलब जो यहाँ पर वायर के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है. और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सरफेस पर, वो उसका नेचर क्या होगा, और सेंटर पर जो होगा उसका नेचर क्या होगा. समझ रहे हो? तो इसको हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं आपको. देखो, ये स्टेट कंडक्टर था और इसको मैंने एक ऐसे बढ़िया सी गोल शक्ल में सर्कुलर जो चेहरा है किसी बच्चे का, देखो ये गर्दन बना देते हैं यहाँ पर. सहज का तो लंबा चेहरा है. रक्षित का दिख रहा है मुझे. इसको यहाँ पर लगा देते हैं, दाएं बाएं इधर, और ऐसे करके यहाँ पर इनको बैटरी चिपका देते हैं बीच में. ये ठीक है, स्टेट कंडक्टर था, ऐसे हमने उसको बदल दिया, सर्कुलर वायर में कन्वर्ट कर दिया. अब देखो कि ये सेंटर होगा इसका नोज. अगर करंट इनके अंदर ऐसे फ्लो हो रहा है तो बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे, और जो बाल खड़े हो रहे हैं ऐसे, वही मैग्नेटिक क्या बनेगा, फील्ड बनेगा. लेकिन उस वायर की डायरेक्शन क्या होगी वो आपको देखें. सबसे पहली बात, ईच एंड एवरी पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पर सर्कुलर वायर पर ऐसे बनना था ना मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पॉइंट ले लोगे तो कैसे बनना था, ऐसे बनना था. यहाँ पॉइंट ले लोगे तो ऐसे बनने का बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक बनेगा. तो इस पर भी वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो इस स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर हो रहा था. कि अगर ये पॉइंट ले रहे हो तो इस पर भी ऐसे ही बनेगा सर्कुलर, यहाँ ले रहे हो तो इस पर भी ऐसे ही बनेगा सर्कुलर, यहाँ ले रहे हो तो उस पर भी ऐसे ही बनेगा, यहाँ ले रहे हो तो उस पर भी ऐसे ही बनेगा. ईच एंड एवरी पॉइंट it will produce the same magnetic field as the carried by the state conductor carrying current. समझ रहे हो कि जो स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, उसी तरह से इस सर्कुलर वायर के ईच एंड एवरी पॉइंट पर भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. लिखो, एट द surface of magnetic field at the surface of surface of गलत लिख दिया ना, at the surface of circular wire लिखना ना, at the surface of circular wire the nature of magnetic field
द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी कॉन्सेंट्रिक एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक होगा हर पॉइंट पर। एंड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर पर क्या होगा फिर? एंड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रेट, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रेट लाइक दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह स्ट्रेट हो जाएगा। वो कैसे होगा यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं हम पहले। ये डायग्राम जरूर बना लेना रक्षित वाला। देखो कैसे होगा, ध्यान से समझो। हाँ, अभी हमें करंट नहीं मार जाएगा, इसीलिए हम ज़्यादातर का सर्किट का स्विच बंद रखते हैं। कौन पढ़ाएगा फिर अगर हम मार गया सर? ठीक है, देखो मान लो ये आपका पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पर। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऐसे बढ़ाते जाओगे, ऐसे बढ़ाते जाओगे। इस जगह का यहाँ पर भी ऐसे बढ़ाते जाओगे, ऐसे बढ़ाते जाओगे, ऐसे बढ़ाते जाओगे, ऐसे बढ़ाते जाओगे। ऐसे करते करते ऐसे करते करते सर्कुलर वायर ऐसे पहुँचेगी, यहाँ से भी ऐसे पहुँचेगी, और जैसे ये सेंटर में पहुँचेगी तो क्या बन जाएगा? एक तरह से स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि आधा इधर से आधा इधर से। समझ रहे हो? हाँ, आधा इधर से होगा, आधा इधर से होगा, तो सेंटर में जैसे ही पहुँचेगा तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट बनेगा। अब जैसे मान के चलो किसके पास है कड़ा, कि जैसे ये सर्कुलर वायर है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, तो जैसे ही बिल्कुल सेंटर में पहुंचा ना ऐसे, तो ऐसे जैसे दिख रहा है ना आपको, ये पेन दिख रहा है, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ इसी वजह से होगा, और ऐसा नहीं है अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से स्टार्ट, ऐसे भी यहाँ बिल्कुल सेंटर से जो लाइन जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट होगा ईच एंड एवरी पॉइंट, ऐसे हर जगह पर, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो सेंटर पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का नेचर स्ट्रेट होगा, और वायर पर के ऊपर क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक होगा। ऐसे ही होगा एट दैट ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। समझ में आ गया? बोलो। है? हाँ, ऐसे ही बनाना। इसको बनाना चाहो रहने देना, एक स्ट्रेट लाइन तो बनाई दो, बाकी आपकी मर्जी। अब आगे देखो, ये डायग्राम आ जाता है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने बनवाया। नहीं, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, उससे बना सकते हो। अब अगला क्वेश्चन था कि जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा? ऑन व्हाट फैक्टर डिपेंड? तो 3 मेन फैक्टर हैं इसके। पहला लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर, the magnetic field produced at the center of circular wire depends on main 3 factor, depends on main following 3 factor. नंबर फर्स्ट, पहले वाले तो 2 तो वही हैं जो इसमें थे। नंबर फर्स्ट, अमाउंट ऑफ करंट।
अमाउंट ऑफ करंट में क्या होगा? वही सेम, जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, मोर द करंट मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। लिखो, मोर इज द करंट मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। दूसरा, आप डिस्टेंस मान के चलो, एक समझो, एक मैंने ऐसे सर्कुलर लूप बना दी और एक ऐसे सर्कुलर लूप बनाई। इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है। दोनों के अंदर सेम क्या नाम है, इसकी रेडियस ए वाली है और इसकी रेडियस ए वाली है। ठीक है, ये ए मान लो, इसका बी मान लो। करंट दोनों में सेम प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों में सेम करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो बताओ कौन से वायर के अंदर, लूप के अंदर सेंटर में करंट मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा, इस वाले में या इस वाले में, ए वाले में या बी वाले में? हैं? दोनों में सेम ना, सेम कैसे बन जाएगा करंट ना? आप डिस्टेंस ही मेजर करो ना, ये भी तो ऐसे ही है। ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। बताओ किस में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा? ए पर होगा ज़्यादा, बी पर होगा? कैसे निकाला तुमने? तो यहाँ पे भी तो डिस्टेंस ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसका इफेक्ट ही तो यहाँ जा रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हो गई और ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हो गई, तो किसकी डिस्टेंस ज़्यादा है? बी की ज़्यादा है। ये इतनी सारी डिस्टेंस है और डिस्टेंस के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। एज द डिस्टेंस इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। तो यहाँ पर वो डिस्टेंस की पर क्या आ गया? पॉइंट, रेडियस। समझ रहे हो? अब डिस्टेंस की पर क्या पॉइंट आ गया आपका? रेडियस आ गया। तो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, वो जो डिस्टेंस के इन्वर्सली था, अब वो डिस्टेंस के पर क्या पॉइंट आ गया आपका? रेडियस आ गया। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। इसमें क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप में एज द रेडियस इंक्रीज, एज द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप इंक्रीज, द मैग्नेटिक फील्ड at the center decrease. As the radius of circular loop increase, the magnetic field at the center of loop decrease. ये समझ में आ गया? अब तीसरा पॉइंट देखो, हम क्या करना चाहते हैं कि हम मान लो इसकी रेडियस चेंज नहीं करना चाहते, ना करंट को चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं फिर भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड को फिर भी इंक्रीज करना चाहते हैं विदाउट चेंजिंग द रेडियस। तो क्या कर सकते हैं कि इसके सर्कुलर जो टर्न्स है ना वो बढ़ा दो, एक और वायर लगा दो ऊपर से, फिर एक और वायर लगा दो ऊपर से, ऐसे। जैसे ये देना कड़ा, जैसे मान के चलो कि ऐसे फ्लैट में कई सारी वायर लगा दी हमने, ऐसे लगा दी, यहाँ लगा दी, कई सारी लगा दी। तो रेडियस तो वही है, लेकिन वायर क्या लगी हुई है इसमें? कई सारी लगी हुई है। और ईच वायर विल प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ये अपना करेगी, अपना करेगी। ऐसे मान के चलो कि जैसे अगर मान लो एक ये चुंबक है, इस चुंबक के साथ मैंने दूसरी रख दी तो डबल स्ट्रेंथ हो गई, नहीं हो गई? तीसरी रख दूंगा तो उसकी भी क्या हो जाएगी? वो ट्रिपल हो जाएगी। भले ही आपका चाहे मान लो जैसे ये आपका पॉइंट है और यहाँ पर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड 2 रख दी, फिर 3 रख दी, फिर 4 रख दी, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगा।
अट्रैक्शन पावर उतनी ज़्यादा हो जाएगी। सबका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, इसमें ऐड अप होता जाएगा, उतने टाइम्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो तीसरा क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स। ये क्या होते हैं, टर्न्स होते हैं। जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पर उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो तीसरा पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सर्कुलर लूप। As the number of turns increase, the magnetic field will also increase. That is magnetic field at the center of loop is directly proportional to the नंबर ऑफ टर्न्स। उतने ही टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा, अगर किसी स्टेट कंडक्टर को हम किसमें बदल देते हैं, सर्कुलर लूप के अंदर बदल देते हैं। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट। अब है आपके सोलेनॉइड। ये बता दो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो टॉपिक अब करा रहा हूँ आगे का मैं, 99% ये पेपर में आता, बता दूँ मैं आपको। ये जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसको डायग्राम भी आपको आना चाहिए, चाहे वो 1 नंबर का आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, 2 नंबर का आ जाए वो बहुत बड़ी बात है। डायग्राम भी आपको आना चाहिए इसका, और क्या नाम है, डेफिनेशन और एप्लीकेशन भी आना चाहिए। ये है आपका टॉपिक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड लिखो, व्हाट इज द सोलेनॉइड? What is the solenoid and what is the nature of magnetic field? Solenoid and what is the nature of magnetic field produced? Magnetic field produced in a current carrying solenoid. ऑन व्हाट फैक्टर, इसमें लिखो, इसी में ऑन व्हाट फैक्टर दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। राइट इट्स टू एप्लीकेशन। राइट इट्स टू एप्लीकेशन। लिखो सोलेनॉइड की डेफिनेशन पहले, इट्स टू एप्लीकेशन। राइट इट्स टू एप्लीकेशन। लिखो इसमें, a coil of many circular turns, a coil of many circular turns of insulated copper wire, a coil of many circular turns of insulated circular wire, insulated copper wire, sir, insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder,
in the shape of a cylinder is called solenoid. Is called solenoid. देखो ऐसे मान लो कि जैसे आपकी जो स्प्रिंग होती है ना, पेन के अंदर या किसी भी चीज़ की जो स्प्रिंग होती है उस तरीके की, जैसे इसी के ऊपर मैं कॉपर वायर लपेट देता हूँ ऐसे ऐसे कर, ठीक है, तो वो कौन सी शेप बन जाएगी आपकी? सोलेनॉइड। ठीक है, कॉइल ऑफ circular wire of insulated copper wrapped closely in the shape of a cylinder. ऐसे मान लो करंट पास हो रहा है इसके अंदर से। अब जब करंट पास होगा तो इसके अंदर से, जैसे मैंने अब पीछे सर्कुलर बताया था ना, सेंटर पर कैसा करंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर सेंटर पर स्ट्रेट पर प्रोड्यूस होगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटर होगा ना इसका, ये वाला, ये अंदर सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा बिल्कुल स्ट्रेट होगा ऐसे। और इसके अंदर जो नेचर मान के चलो आपको कि ये एक तरह से क्या बन गया, बार मैग्नेट बन गई। अगर हमने इस सोलेनॉइड के अंदर से करंट पास कर दिया तो ये आपकी क्या होगी, एक तरह से बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट के अंदर जो नॉर्थ और साउथ पे जो पोल हो जाते थे, इसके भी ऐसे ही नॉर्थ एंड साउथ पोल हो जाएंगे, सेम टू सेम। लिखो आगे, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड in a solenoid will be same as that of a bar magnet, will be same as that of a bar magnet। जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ तो उसका नेचर जैसे इस तरीके से, अगर ये वाला नॉर्थ है और ये वाला आपका साउथ है तो इस तरीके से आपका बार ऐसे बन जाएगा, ऐसे। और नीचे भी इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके का डायग्राम बना सकते हो आप, एनसीईआरटी में दे रखा है वैसे बना सकते हो। एनसीईआरटी का देख लो। देखो तो अब अगर आ जाए आपको कि सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका नेचर क्या है, जो बार मैग्नेट के अंदर बन रहा था, कर्व पार्ट में कर्व्ड है। अंदर क्या होगा, जो बार मैग्नेट के अंदर बन रहा था, बार मैग्नेट के अंदर क्या था, ध्यान है ना, स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये तो करंट पे डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन क्या है, वो तो साउथ भी बन सकता है या नॉर्थ भी बन सकता है, इस पर नहीं है। हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेट एंड पैरेलल एंड यूनिफॉर्म, अंदर सेम होगा, यूनिफॉर्म ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। तो ये लिख सकते हो। आगे नेचर भी लिखा है ना हमने, द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ सोलेनॉइड विल बी एज दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, दैट्स आउटसाइड इट विल बी कर्व्ड, that is outside the solenoid it will be curved, and inside the solenoid it will be uniform,
straight and parallel. Uniform, straight and parallel. So that is है ना. हाँ, That of the that of a bar magnets के आ गया. ऐसे भी बता As that of a bar magnet, यानी outside the solenoid, the magnetic field will be curved, and inside the magnet, inside the solenoid, the magnetic field will be uniform, straight and parallel. ठीक है. अब एक बात बताओ, किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है किन फैक्टर डिपेंड करेगा? तो वही 3 फैक्टर हो गए भाई जो हमने पीछे पढ़े हुए हैं. एक तो क्या हो गया? करंट. जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अंदर. दूसरा क्या हो गया ना? डिस्टेंस नहीं, रेडियस ऑफ सर्कुलर, रेडियस के. ठीक है, सिलेंडर शेप होगी तो रेडियस भी तो होगी उसकी, तो रेडियस ऑफ द सॉलिनॉइड हो गया. तीसरा क्या हो गया? ये कितने टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए आपके. ठीक है, तो नीचे लिख सकते हो फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स. फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स. वही चलो वही लिखना है. हाँ, फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स. तो 3 जो लिखा है वो लिख लो. नंबर फर्स्ट, अमाउंट ऑफ करंट. नंबर सेकंड, रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड. और नंबर थर्ड, नंबर ऑफ सर्कुलर लूप. नंबर फर्स्ट, अमाउंट ऑफ करंट. नंबर सेकंड, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप. नंबर थर्ड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर. फिर वही होगा ना. हाँ, सेम ही है. फिर तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना. नहीं भाई, फैक्टर तो लिखने पड़ेंगे. वो सर्कुलर लूप के हैं, ये सोलेनॉइड के हैं. ठीक है, एप्लीकेशन लिखो इसकी क्या हो सकती हैं. इसको एक घर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं. इसका शायद तुमने पीछे की क्लास में भी चैप्टर दे रखा है, मेरे ख्याल में 8th में या 7th में. हाँ, तो इससे जैसे मान लो एक वो ले लो जो आयरन नेल्स होती है ना, आयरन नेल्स, या मान लो आयरन नेल्स की जगह कोई भी आयरन का पीस हो सकता है आपका. जैसे ऐसे मान के चलो ये वाला आयरन का, और इसके ऊपर ना कॉपर वायर लपेट दो ऐसे पूरा, समझ रहे हो. और उसको आप जो बैटरी होती है ना, सिंपल वाली बैटरी, उससे लगा दो दोनों वायर, छोड़ दो. ये एग्जैक्टली मैग्नेट बन जाएगी आपकी. ये जो वायर है ना, ये मैग्नेट बन जाएगी. और 15-20 मिनट लगे रहने दो, हटा दो वायर को, ये परमानेंट मैग्नेट बन गई आपकी. मतलब आप करंट हटा भी दोगे ना, तब भी ये मैग्नेट की तरह ही काम करेगा. ये ज़्यादा देर तक तो ज़्यादा देर तक मैग्नेटाइज होगा ना. थोड़ी देर के लिए तो उतना ही देगा. फिर भी जो इसके अंदर डोमेन है, इलेक्ट्रॉन है, उनको अलाइन होने में टाइम लगता है. तो क्या हो गया इसका यूज़? ये टेम्परेरी मैग्नेट बनाने में यूज होता है और परमानेंट मैग्नेट बनाने में. दिस सोलेनॉइड लिखो, दिस सोलेनॉइड यूज टू मेक द परमानेंट मैग्नेट. हाँ, एप्लीकेशन. हाँ,
this solenoid is used to make the परमानेंट मैग्नेट। अब कौन से मटेरियल है जिससे परमानेंट मैग्नेट में बनाई जा सकती है? आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ठीक है। कुछ रेयर अर्थ मैग्नेट मटेरियल भी होते हैं, ये भी बहुत सारे मटेरियल हैं। 18 कुल ऐसे एलिमेंट हैं जो रेयर अर्थ मेटल्स में आते हैं, उनसे भी हम मैग्नेट बनाते हैं। बट लिख सकते हो द मटेरियल विच यूज टू मेक द परमानेंट मैग्नेट, लिख सकते हो एक लाइन में, द मटेरियल विच आर यूज टू विच कैन बी यूज टू मेक द परमानेंट मैग्नेट, आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा में लिख दे। आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। दूसरी एप्लीकेशन लिखो, it is used to make the electromagnet, it is used to make the electromagnet। दोनों यूज हो गए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है इसका क्वेश्चन और करेंगे हम। हाँ भी लिखो अगला। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में लिखो। अभी बताया नहीं कि यूज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल में, 7th में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। लिखो व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। which material is used to make it and why? Which material is used to make it and why? Write its two application. लिखो आंसर। लिखो इट इज एन टेम्परेरी मैग्नेट, इट इज एन टेम्परेरी मैग्नेट which is formed by placing a soft iron core core inside a solenoid and the current pass through it. And the current passed through it. समझ रहे हो? जो हमने यहाँ पर ये लिखी थी ना, रखी थी, इसके ऊपर एक सॉफ्ट आयरन लगा अंदर डाल दो। वैसे तो हमने आयरन नहीं ली थी, वो आपका हार्ड आयरन था। एक सॉफ्ट आयरन होता है, रॉ कास्ट आयरन। अगर हम वो इसके अंदर डालेंगे तो ये पूरा जॉइंट मैग्नेट बन जाएगा। अगर करंट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो ये मैग्नेट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाएगी। समझ रहे हो? मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ भी हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं वही करंट या नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर नीचे करने से। तो कौन सा मटेरियल हमने यूज़ किया इसके? सॉफ्ट आयरन।
तो नीचे लिख सकते हो सॉफ्ट आयरन, लिखो सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंस soft iron core is used to make the electromagnet since soft iron lose all magnetic properties since soft iron lose its all magnetic properties when current in the coil when current in the coil is switched off। ये बड़ी मज़े की बात है इसके अंदर। जैसे मैंने पहले बताया था तुम्हें कि जैसे आयरन नील रखी थी तो हमें करंट हटाने के बाद भी मैग्नेटिक मटेरियल रहा था, ये समझ रहे हो, लेकिन इसमें नहीं रहता। ये सॉफ्ट आयरन कोर डालोगे तो जितनी देर तक करंट पास करोगे तब उतने देर तक ही क्या रहेगा, ये मैग्नेट रहेगी। और जैसे ही आपने करंट क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, इट लूज ऑल इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बिहेव लाइक दैट ऑफ नॉर्मल आयरन। कोई मैग्नेट नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाएगा, सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, उसकी ख़त्म हो जाएंगी। कहाँ यूज होता है इसका, ये जो पंखे चलते हैं ना कॉमर्शियल जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है कॉमर्शियल वाली, इन सब के अंदर ये सॉफ्ट आयरन कोर वाला मटेरियल है। पंखा खुला हुआ देखा है आपने, देखा है, उसके अंदर आर्मेचर होता है जो घूमता है अंदर ऐसे। तो ये क्या होता है, ये कोई मैग्नेट नहीं होती, लेकिन जैसे ही करंट पास होगा ये बहुत ज़बरदस्त मैग्नेट बन जाएगी ये जो आयरन कोर। फिर उसके चारों तरफ से, क्योंकि कॉयल चारों तरफ होती है, चारों तरफ कॉयल होती है, इसके जो वाइंडिंग करते हैं वो कॉपर वायर की वाइंडिंग करते हैं, कॉयल करते हैं उसको। फिर उसके अंदर ये कोर हो गई ये वाली। तो जब तक ये करंट पास होता रहेगा तब तक ये जॉइंट मैग्नेट बनी रहेगी, और जैसे ही करंट ख़त्म इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सारी ख़त्म हो जाएंगी। एक बहुत बड़ा यूज है इसका कॉमर्शियल मोटर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा क्या हो सकता है कि एक बहुत जगह पर आयरन स्क्रैप पड़ा हुआ है, और उस आयरन स्क्रैप को एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हम लाना चाहते हैं तो वो किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के। एक बहुत बड़ी प्लेट होती है रेक्टेंगुलर टाइप की, वो सारी प्लेट क्या किसकी होती है, पूरी लपेटी होती है, उसके ऊपर ये कॉपर वायर, और बहुत ज़्यादा मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस होता है, मतलब क्या ना करंट पास करते हैं इसमें, तो ये जॉइंट मैग्नेट हो जाएगी। तो जो भी आयरन स्क्रैप होगा सारा चिपक जाएगा इससे, और क्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर तुरंत डाल देंगे हम उसके अंदर, करंट ऑफ कर दो, ख़त्म मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। समझ रहे हो। उसकी बात छोड़ो, ये जो बैल दबाते हैं ना, बैल घंटी जो घर की होती है, कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है, ये इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करती है। कैसे कि देखो ऐसे एक कॉइल होती है ऐसे, इसके अंदर क्या होता है, आयरन की ये वाली कोर, समझ रहे हो। और ये क्या होगा, यहाँ पर एक बॉब्स्टी टाइप की लगी होती है ये आयरन की, ऐसे। इसके अंदर क्या होगा, ये जो कॉइल है इसमें तो करंट पास होगा, ये जो कॉइल है ये बन जाएगी मैग्नेट। जैसे ही हम करंट पास करेंगे कॉइल के अंदर सॉलिनॉइड बन गई है, ये मैग्नेट बन गई, ये क्या करेगी, इस आयरन को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। और जैसे ही इसमें करंट मैग्नेट बनेगी तुरंत तेज़ी से आयरन को क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी बॉब को, क्योंकि ये भी मेटल होता है, ये मेटल होता है, फट से आवाज़ आती है। और जब हम ऑफ कर देंगे तो ख़त्म, ठीक है। तो ये बहुत फ्री लॉब टाइप की लॉब्स ये वो होती है, कॉइल क्या नाम है, ये जो घंटी होती है,
तो 3 यूज हो गए इसके बल्कि। किस में यूज हो गया? एक तो इट इज़ यूज इन द कॉमर्शियल मोटर, इट इज़ यूज इन द इलेक्ट्रिक बेल, और इट इज़ यूज टू डंप द स्क्रैप ऑफ आयरन। लिख लो। हाँ, वहाँ पे भी यूज होता है, कई सारे यूज है वैसे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज़ यूज्ड इन कमर्शियल मोटर, कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर, ऐसे लिख देना, कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर। दूसरा, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल, तीसरा, इट इज़ यूज्ड टू डंप द स्क्रैप आयरन, इट इज़ यूज्ड टू डंप द स्क्रैप आयरन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। ठीक है, समझ में आ गया आपका? इसके बेस पे ध्यान रखना, एक एक्टिविटी भी आ जाती है जो मैंने इलेक्ट्रिक बेल बनाई हुई है इस पर, फिर वहाँ पे पूछ लेते हैं कि भाई कैसे इंक्रीज करते हैं, कौन सा फिनोमिना होता है, कौन सा मटेरियल होता है, कौन सा क्या होता है, तो ये सारा कुछ इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, अब आगे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। इस पर 5 नंबर का इस बार भी आया था, बता दूं मैं आपको, पेपर दिखा दूंगा मैं, इस बार पेपर क्वेश्चन आया था, समझ रहे हो? तो आप ऐसा करो, इसको समझ लो, आज लिखाऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है? आप समझ लो बस किस तरह से क्या है। देखो कि मान के चलो, अगर आप इलेक्ट्रिक फ़ैन की ही बात करें, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है, कौन सा प्रिंसिपल होता है इसका, किस तरीके से काम करती है ये? एक तो ये वाला है, और अगर हम मान लो एक मैग्नेट के बीच में कोई कंडक्टर प्लेस करते हैं, हमने क्या किया, ये मैग्नेट रख दी, ये मैग्नेट रख दी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसे, और इसके बीच में एक हमने ऐसे कोई कंडक्टर रख दिया, और इस कंडक्टर के अंदर से करंट पास कर दिया, करंट पास हो रहा है ऐसे, तो इस कॉइल पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मैग्नेट के बीच में कोई कंडक्टर प्लेस करने से उस कॉइल पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ये वाला टॉपिक है, ये वाला। इसको सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था, वो ऑब्जर्व किया था आंद्रे, क्या ना, मैरी, किसके साथ? एम्पियर। आंद्रे मैरी एम्पियर, ठीक है? ये कोई वो नहीं है सेंटेंस इंग्लिश का बना लोग, आंद्रे ने मैरी के साथ, एम्पियर के साथ शादी कर ली, वो नहीं है ये। देखो क्या, ये साइंटिस्ट का नाम है, उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि इफ़ द करंट पास थ्रू अ कंडक्टर विच इज़ प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट, तो आप समझो अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, समझ रहे हो? अब यहां पे भी तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट बन रहा है, दो एक जैसी चीजों का क्या हो गया? इंटरेक्शन हो गया यहां पर। एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और एक ये जो कंडक्टर के अंदर से करंट पास हो रहा है ना, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और सोचो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो कि एक पर ऐसे फोर्स लगा रहा है, एक पर ऐसे फोर्स लगा रहा है,
समझ रहे हो ना भाई? एक तो क्या कर रहा है, इसको ऐसे धकेल रहा है, टूट गया क्या, बच गया। और एक कैसे हो रहा है, ऐसे धकेल रहा है, तो रोटेशन बन गई नहीं बन गई लगातार। यही तो कॉमर्शियल मोटर में होता है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरह से प्रोड्यूस होता है, ये वाला भी और जो करंट कैरिंग कंडक्टर से भी। तो इनकी इंटरेक्शन से इसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है और उस फोर्स से ये जो कंडक्टर क्या करता है, मूव करता है। ठीक है। और जो मूवमेंट है, जो फोर्स है, उसकी स्ट्रेंथ को भी डिटरमिन कर सकते हैं हम। करंट को बढ़ा दो, लेंथ को बढ़ा दो, समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दो। एक्टिविटी है एक बताता हूँ मैं आपकी, सिंपल सी एक्टिविटी है जो इसी बेस पे, एक्टिविटी बेस पर आपका वो आया था। एक क्या लेते हैं, यू शेप्ड मैग्नेट लेते हैं। पहले एक क्लैंप स्टैंड ले लिया हमने यहाँ पर एक, उसके अंदर ये हमने एक क्लैंप स्टैंड ले लिया। ये यू शेप्ड मैग्नेट ले लिया हमने, देखी होगी ना यू शेप्ड मैग्नेट आपने क्लास के अंदर। एक तो बार मैग्नेट होती है, एक यू शेप्ड मैग्नेट होती है। ठीक है। इसको होल्ड कर दिया हमने यहाँ से किसी चीज़ से, और इसके अंदर एक ऐसा कंडक्टर प्लेस कर दिया हमने कॉपर का, रख दिया। जैसे हमने ऐसे रखा, ऐसे यू शेप बनाई और इस तरीके से कोई कंडक्टर प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, हमने इसकी दोनों तार को यहाँ से और यहाँ से वायर के थ्रू, यहाँ से भी वायर के थ्रू हमने इसको लगा दिया क्या, एक बैटरी से या इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया इसे ऐसे। ठीक है। करंट कैसे पास हो रहा है इसमें, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये नॉर्थ मान लो, ये साउथ मान लो। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दो जगह से प्रोड्यूस हुआ ना, एक तो कौन सा, ये नॉर्थ टू साउथ हो रहा है, और एक इसके कंडक्टर के अंदर से करंट पास हो रहा है, तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों का इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन से क्या होगा, इसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, और उस फोर्स से ये मैग्नेट जो कंडक्टर रखा हुआ ये क्या हो जाएगा, तुरंत डिफ्लेक्ट करेगा। एकदम डिफ्लेक्शन आएगी इसके अंदर एज द करंट इज स्विच्ड ऑन। अब किधर डिफ्लेक्शन आएगी वो डायरेक्शन भी मेजर कर सकते हैं आसानी से, उसका भी रूल है डायरेक्शन मेजर करने का, जिसे कहते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये समझना थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना है इसे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ये था कि आंद्रे मैरी एम्पियर ऑब्जर्व दैट when a conductor is placed between the magnetic field and current pass through it, then due to the interaction of magnetic field produced by the permanent magnet and magnetic field produced by the state conductor carry current, the conductor experience a force due to which it deflect in one direction। बस इतनी ऑब्जर्वेशन थी इसके अंदर कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं और करंट उसके अंदर से पास होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से उस कंडक्टर के अंदर फोर्स प्रोड्यूस होता है। उस फोर्स से क्या होता है, ये कंडक्टर मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। और डायरेक्शन किधर मूव करेगा, डायरेक्शन जो होगी इसकी वो हम कैसे मेजर करेंगे, बाय यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड रूल क्या है, एक सिंपल सा, मैंने अगली बार भी समझाऊंगा, लेकिन फिर समझ लो अगर समझ में आ जाए तो तुम्हें। ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट हैंड। ये तीन फिंगर को आपको, तीन ये जो वाली हैं, इनको स्ट्रेच करना है। इनमें से एक मैग्नेटिक फील्ड की है,
एक फोर्स की है, एक मैग्नेटिक फील्ड की है और एक करंट की है। फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, FMC, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर अंगूठा, मदर मैग्नेटिक, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक, चाइल्ड मतलब करंट। ठीक है। अब इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, तीनों परपेंडिकुलर हो गए। और ये जो उंगली है ना, ये क्या दिखाएगी? करंट को। और ये किसको दिखाएगा? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। तो ये क्या होगा? डिफ्लेक्शन। किसकी डिफ्लेक्शन होगी इसके अंदर? फोर्स की। अब देखो इसको, ये क्या है? करंट की डायरेक्शन। देखो आप, ये करंट की डायरेक्शन हो गई ना। ये किसकी हो गई? ऊपर की साइड, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक की, क्योंकि फोर्स की मैग्नेटिक की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा किधर होगा? अपवर्ड। जो डिफ्लेक्शन आएगा किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। वो किधर आएगा? अपवर्ड। जैसे अगर ऐसे रखा है तो ऐसे हो जाएगी तुरंत, ये ऊपर की साइड ऐसे, समझ रहे हो? और अगर हम करंट को डिफ्लेक्ट कर देते हैं तो उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कहाँ चली जाएगी उसकी डायरेक्शन? अंदर साइड, इनटू द पेज। समझ रहे हो? तो इसी को करने में दिक्कत आती है, बाकी मुश्किल नहीं है। अगर आप एक दो बार करके देखोगे तो आसानी से अगली बार भी समझोगे। इसीलिए मैंने 2 बारी का टॉपिक रखा हुआ है। ठीक है। ये भी पढ़ेंगे कि किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा ये फोर्स। 2 टॉपिक और आपके हैं बस, नेक्स्ट क्लास के अंदर ख़त्म हो जाएगा चैप्टर ये पूरा। ठीक है। एक तो डोमेस्टिक सर्किट बचा हुआ है और एक लास्ट टॉपिक ये वाला बचा हुआ है। और यही करना है, जितना मैंने यहाँ करा रहा हूँ उससे ज़्यादा करना भी मत। इसी को अच्छी तरह समझना है तुम्हें बस, और दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको ये इस तरह से समझ में आ गया तो फिर तुम्हें। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टाइम इसका पार्ट जो बचा हुआ है वो करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना।